इस वेलकम यू ऑल। हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी से पहले आपको अपना फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू अवर नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो अगर आप में से कोई भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहता है एग्ज़ाम का तो वो यहाँ से देख सकता है। और फिर हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्या है कि इस बार यूपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम निकाल दिया है। तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे और फिर उसी रजिस्ट्रेशन की मदद से आप सारे फॉर्म फिल कर पाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बड़े केयरफुल तरीके से भरना है। क्यों? क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये एक ही बार भरा जाएगा। आपको केवल एक ही बार इसमें पूरे लाइफ टाइम में इसको चेंज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप चाह कर भी इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल पूरे ध्यान से इसको भरना है। आप बिल्कुल 2-3 दिन का टाइम लीजिए, आराम से इसको फिल कीजिए। फॉर्म आप कभी भी फिल कर सकते हैं, पर पहले आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से फिल कीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल में क्या है कि OTR प्रोफाइल डाटा सेल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। तो आपको ये एप्लीकेशन विंडो क्लोज होने के 7 दिन पहले ही तक ही केवल ये जो है आपका OTR रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अगर करना है या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये पढ़ लीजिए। Also decided to extend the facility of making correction in any field of the application form for this examination from next day to the closure of the application window to the examination। तो आप जैसे आज अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मान लो आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप क्या है कि आज पूरे दिन तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपायरी के 7 दिन पहले तक आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। या मैं चाहता हूँ कि आप ना एक ही बार फॉर्म भरो पर बिल्कुल पूरे ध्यान से भर लो। तो ये चीज़ें हैं, ये आप कब तक कर सकते हो, तो 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, क्या है उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अब ये जो कैंडिडेट के लिए फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से बिल्कुल जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उसमें पहले से ही उसी फॉर्मेट में आप कॉपी करके रख सकते हो। लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है हमने बता ही दिया, 21 फरवरी है। 6 बजे से पहले आपको ये करना होगा शाम के। फिर आपके पास पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आपको सबको पता ही है, 0.33%, मतलब कि ये आपकी नेगेटिव है, 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फैसिलिटीज़ काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, तो ये फैसिलिटी काउंटर है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, इन नंबर से पूछ सकते हो। और अगर आप चाहें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो आप हमें जीमेल या कमेंट में बता सकते हो, एंड आवर टीम विल बी इन कांटेक्ट विद यू सून। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा एग्जामिनेशन में, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम, ये सब आपको पढ़ना है, नोटिफिकेशन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आप किन किन सर्विसेज के लिए अप्लाई करने वाले हो तो वो आपको अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप है। तो ये सारी सर्विसेज हैं, 24 ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें आप ये फिल कर सकते हो। इस बार हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1105 पोस्ट है हमारे पास, 1105 पोस्ट है हमारे पास। इस बार 37 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द पर्सनस विद बेंचमार्क कैटेगरी, और 7 जो वैकेंसीज़ हैं वो ब्लाइंड एंड लो विज़न वाले कैंडिडेट्स के लिए है। डीफ और हार्ड हियरिंग के लिए 15 वैकेंसीज़ फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये सारी डिसेबल पर्सनस के लिए हैं। 10 वैकेंसीज फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये सारी वैकेंसी आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है
कि किसको क्या क्या किस चीज़ को क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ से देख सकते हो आप कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सबसे पहले तो कैटेगरीज वाइज आइडेंटिटी, तो ये किन किन के लिए अवेलेबल है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेब्रोसी, डॉर्फिज्म, एसिडिक विक्टिम्स, ये सारे आईएएस बन सकते हैं। इनके लिए यहाँ कोई बैंड नहीं है। ब्लाइंड पर्सन, लो विजन पर्सन भी बन सकते हैं, डीफ और हार्ड हियरिंग पर्सन भी बन सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ओनली अबव 3 सब कैटेगरीज, तो ये इनसे अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ ये सारे लोग आईएएस बन सकते हैं, इनमें इनको कोई वो नहीं है। बाकी आईपीएस के लिए थोड़ी सी आपको फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ओए ओएलए वी, तो ये आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो क्या है। फिजिकल रिक्वायरमेंट इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आईएएस के लिए कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए भी आप एलिजिबल हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए भी आप एलिजिबल हो, सिविल अकाउंट सर्विसेज के लिए भी एलिजिबिलिटी हो। तो ये सारा एलिजिबल वाला पोर्शन आप अपने से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी सेम एलिजिबिलिटी। हाँ, सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये कुछ सेंटर्स के नाम हैं। केवल यहीं पे यूपीएससी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट पर कराती है, तो ऐसे 79 ही सेंटर्स हैं हमारे पास जिनमें यूपीएससी जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आपको इन्हीं में से कोई एक चूज़ करना होगा, और मेंस के लिए तो और भी ये 24 हो जाएंगे। तो आप इन 24 सेंटर में से ही किसी एक में मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपको सेंटर्स कैसे कैसे अलॉट किया जाएगा, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तरह का ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सिस्टम, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अगर अपने एरिया में सेंटर चाहिए तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। तो प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन में हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है कि सेंटर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप अभी कोई और सेंटर भर दिया, बाद में कुछ और सेंटर भर रहे हो। उसके बाद प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या है, तो सिविल सर्विसेज के 3 स्टेजेस होती है, हम सबको पता है क्या है वो 3 स्टेजेस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। प्री में आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मेंस में आपके पास 7 पेपर्स हैं, और फिर इंटरव्यू है जो कि आपके पर्सनालिटी टेस्ट है। और हर दूसरे स्टेप में जाने के लिए आपको पहले ही स्टेप को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि किसका क्या है, EWS, OBC, SC ST, PWBD, तो आप ये सारा पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो सबसे पहली तो एलिजिबिलिटी क्या हो गई कि आपको आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है या इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है या आईपीएस बनना है, तो आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अदर सर्विसेज में एदर सिटीजन ऑफ इंडिया, और आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी हो सकते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों के लिए आपका क्या है कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। उसके बाद आप तिब्बतन रिफ्यूजी भी हो सकते हो, तो फिर भी आप भर सकते हो ये फॉर्म। बस कब से, 1962 से, 1 जनवरी 1962 से पहले। फिर एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट किसके लिए क्या है, तो 21 ईयर जिसकी एज है वो एलिजिबल है आपका फॉर्म भरने के लिए। अब ये 21 ईयर कब से काउंट होगी, तो ये काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2002 से, मतलब आप ये देख सकते हो। 1 August 2023 द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1991 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2002। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है कि 32 ईयर एज है आपकी। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट और 32 ईयर एज ये है।
ओबीसी के लिए अगर करना है तो इसमें +3 का कॉन्सेप्ट चलता है, आप इसमें +3 कर सकते हो, 35 ईयर एज हो जाएगी और ये अटेम्प्ट भी आपकी 9 अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हो। ST ST के लिए फिर अगेन 3, तो वो 38 to 40 ईयर तक का चलेगा। देन अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है वो विल बी रिलैक्सेबल, तो आपको यही सारी लाइनें लिखी हुई हैं। ST ST के लिए 5 ईयर का रहेगा, 40 तक जाएगी मतलब ये। और मैक्सिमम 3 ईयर फॉर OBC, मैक्सिमम 3 ईयर फॉर केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो सारा। मैक्सिमम 5 ईयर फॉर एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग कमीशनड ऑफिसर एंड एमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर, तो ECOs वगैरह ये जो हैं ऑफिसर्स SSCOs, इनके लिए आपकी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके बाद ये आगे देख लो, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए क्या है, मिलिट्री सर्विसेज के लिए क्या है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ब्लाइंड एंड लो ब्लाइंड पर्सनस मैक्सिमम 10 ईयर इन केस ऑफ बिलोंगिंग द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसके बाद भी 10 साल की है, तो वो लोग तो 50 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे लिए कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। तो नोट 1 सबसे पहले तो क्या लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर SCs STs OBCs कैटेगरी हु आर आल्सो कवर्ड अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ पैरा 3 टू एबोव। अब जो ये जो पैरा दिया हुआ है जिसमें एलिजिबिलिटी की बात की गई है, आप उसमें देखोगे कि दोस्त कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन और PWD बिल एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंडर बोथ कैटेगरी, तो दोनों कैटेगरी में आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। उसके बाद एक सर्विसमैन, तो ये कुछ नोट्स हैं जो आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे ये नोट्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शुड बी कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के बेसिस पे आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो UPSC चाहता है कि आप इसमें जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक ये फॉर्म भरें। सबसे पहले तो सब ध्यान से भरें कि नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन ID आपकी जो है वो ध्यान रखना है हमेशा लास्ट तक। रोल नंबर जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपको इंटरव्यू तक बिल्कुल ध्यान से रखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट जो है वो फुल होना चाहिए इन ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दिया होना चाहिए और वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID, क्योंकि अब तो वी आर टू एडवांस, तो हमारे पास क्या है कि आप ईमेल ID जो है वो बहुत अच्छे से, जो भी आप ईमेल परमानेंट यूज़ करते हो आप वो वाली ईमेल ID यहाँ पे दे सकते हो, उसी से आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3, तो UGC के द्वारा सेक्शन 3 1957 जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज़ करता है, अगर आपने उनमें से किसी से भी कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं, आप यहाँ पे ये अपनी अपनी यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, किसके पास कितने अटेम्प्ट हैं। तो एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शेल बी परमिटेड फॉर 6 अटेम्प्ट, तो हर कोई जो किसी कैटेगरी में नहीं आता उसके पास 6 अटेम्प्ट तो है ही। और हाउएवर रिलैक्सेशन ऑफ नंबर्स विल बी अवेलेबल फॉर SCs STs एंड OBCs एंड PWD, तो आप ये देख सकते हो पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी SCs OBCs इन सबको अपनी अपनी रिजर्वेशन दिया हुआ है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपका अनलिमिटेड है SCs STs के लिए, जब तक वो चाहें जब तक दे सकते हैं। OBC के लिए 9 और PWD के लिए भी 9 है अगर वो जनरल EW और OBC में है, और अनलिमिटेड है अगर वो SC STs में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि OBC में या EWS या जनरल में आता है और PWD में है अगर वो, तो उसके पास केवल 9 अटैम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट है सबको। उसके बाद द टर्म्स फॉर जनरल इस GL EWS फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं। उसके बाद एन अटेम्प्ट एट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर्म तो भर दिया है, अब अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो काउंट हो जाएगी अटेम्प्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक एग्ज़ाम में जाके
पेपर में अपना नाम नहीं लिख देते, आपका ये जो अटेम्प्ट है ये काउंट नहीं होने वाला। तो बेझिझक होकर अभी फ़िलहाल जितना जल्दी हो सके आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कीजिए, और फिर लास्ट डे 28 मई को बैठ के डिसाइड कीजिए कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो ऐसा कुछ भी किसी के अंदर नहीं चलना चाहिए अभी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर वो सेंट्रल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आएगी, आपको अपना मनचाहा सेंटर नहीं मिलेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भर दीजिए, और लास्ट डे बैठ के डिसाइड कीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं तो बिल्कुल देने जाइए। और इफ़ अ कैंडिडेट इज एक्चुअली अपीयर इन एनी वन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट। तो आपको जाना है या नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बीच में पेपर छोड़ के एक पेपर दे आए और सीसेट का पेपर दे के नहीं आए तो फिर आप सोच रहे हो कि ये भी काउंट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आप एग्जामिनेशन में चाहे कोई से भी पेपर में बैठे आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। नोट 4 भी है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, द फैक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन विल काउंट एज एन अटेम्प्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो आप अगर कोई क्राइम में इन्वॉल्व हैं या कुछ कर रखा है तो एफआईआर आपके नाम हो रखी है, तो आप एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं इसके कि क्या है आपका सीन। फिर मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। फ़ी क्या है, तो 100 रुपये बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस है जो यूपीएससी ने अपने सारे फॉर्म्स में फिट कर रखा है। और ये जो आप फीस है ये किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, आप किसी भी माध्यम से जहाँ ये कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर वहाँ पे एक चालान भर सकते हैं इसका। और फिर एप्लीकेंट हूँ ऑप्ट फॉर पे बाय कैश, तो वो चालान है, स्लिप मिल जाएगी आपको वहाँ से, उस स्लिप का नंबर आप फिल कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, notwithstanding the aforesaid provisions for fee exemption, the candidate of the person with benchmark disability will be considered to be eligible for appointment only if the candidate after such physical examination as the government or appointment authority as in case may be is found to satisfy the requirement of physical medical standard। तो आपको पास वो सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फीस क्या है, सेल बी समरी रिजेक्टेड। ये नोट है, कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो। कैंडिडेट एडमिटेड टू मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ फर्दर 2000 रुपी, वो 200 रुपीज़। तो आपको 200 रुपये की एक बार फिर से फ़ीस देनी होगी। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये दे दी और अब आप इंटरव्यू तक कोई फ़ीस नहीं दोगे, ये मेंस के लिए आपको अलग से देनी है। उसके बाद अगेन फिर हाउ टू अप्लाई, तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम एक वीडियो उस पर भी ला देंगे कि कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। देन नोट 1 नोट 2 ये आपको फिर से अगेन पढ़ना है। सारे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या क्या चाहिए उनको। देन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21 फरवरी है। करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन अगेन वैकेंसीज फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सब अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, क्या क्या रिजर्वेशन के लिए एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेंज ऑफ कैटेगरी अगर आपकी हो रखी है तो फिर वो, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी फॉर्म जनरल में भर दिया और आप सोचो कि थोड़े दिन बाद आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ गया और आप वो लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो भी है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम ही लगा सकते हो। आप अगर किसी और कैटेगरी में आते हो तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अभी ही लगाना होगा, ऐसा नहीं है बाद में चेंज कर सकते हो आप, कैटेगरी चेंज नहीं होती बाद में। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन इसमें कोई आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, तो ये याद रखना है। ये दरअसल कुछ नहीं है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ हमारी एक हैबिट बनाने के लिए हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है तो उसको हैबिचुअल हो जाए वो इस बात के लिए कि आफ्टर सम टाइम वो विड्रॉ कर सके अपना फॉर्म, क्योंकि यूपीएससी इज़ प्लानिंग कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो वो अटेम्प्ट काउंट करेगी इन फ्यूचर। तो वो आपके अभी से क्या कर रही है कि बस आपकी हैबिट में लाना चाहती है, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो हमको पता है प्रीलिम्स होता है पहले, फिर मेंस होता है, मेंस जो है वो रिटर्न है, उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा देखना है। उसके बाद ये पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा कि इन द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ 33% इन जीएस पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड टोटल क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ जीएस पेपर 1। तो ये प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर हैं, सबको पता है। पहला पेपर जो है वो उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, पर उसके मार्क्स ही जो है वो जुड़ते हैं, उसी के बेसिस पे आप मेंस लिख पाएंगे, वरना मेंस नहीं लिख पाएंगे। और पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपको सिर्फ 33% स्कोर करना है। आप 33% स्कोर करते ही एलिजिबल हो पेपर 2 की कॉपी चेक कराने के लिए। और जैसी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी और उसमें आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उन्हीं के बेसिस पे आप मेंस लिखोगे, पर 33% लाना है। आप 33% मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 66%, और यू कैन से कि 67.5% जो है 67.5 मार्क्स ये जो आपको लाना है सी सेट में। फिर नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है कि 0.33 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद अगर आपने कोई ब्लैंक छोड़ा है जिसको आंसर नहीं किया तो उसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, वेरी ऑब्वियस। और फिर कैंडिडेट आर मोर देन 1 आंसर अगर आपने दिया है तो उसका भी आपको रॉन्ग समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ये समझ लिया जाए कि ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अगर आपने 2 आंसर लगाए हैं उनमें से एक अगर सही है और एक गलत भी है तब भी उसको रॉन्ग माना जाएगा। फिर द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको पता है 9 पेपर होंगे और 9 पेपर में 2-2 सेक्शंस रहेंगे। मार्क्स ऑब्टेन फॉर ऑल द कंपलसरी पेपर 1 to पेपर 7 एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें तो यार देखो बैठ के पढ़ने वाली हैं, आप ये नोटिफिकेशन लेकर आराम से पूरे साल भर में पढ़ते रहिए। अभी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको 275 का इंटरव्यू रहेगा, 275 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, 200 नंबर का रहेगा। ये हमने सारा पढ़ ही लिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, 33% फिक्स है। उसके बाद अगर आपके मार्क्स आ भी रहे हैं तो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, पर अगर उससे कम नहीं है तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। फिर क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। फिर डिटेल ऑफ सिलेबस आर इंक्लूड इन द पार्ट ए ऑफ सेक्शन 3। तो हम ये डिटेल ऑफ पढ़ लेंगे अभी क्या है। फिर मेंस एग्जामिनेशन हमारा वो रिटर्न होगा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर। तो सबसे पहले तो हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज मेंस का सिलेबस में आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स का भी सिलेबस। प्रीलिम्स का कोई अलग से सिलेबस नहीं है, मेंस के सिलेबस में ही आपको ये मिलेगा। सबसे पहले तो क्या है कि क्वालिफाइंग पेपर है हमारे पास, एक पेपर है क्वालिफाइंग जिसके अंतर्गत 2 पेपर आते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए क्या है, पेपर ए में आपकी इंडियन लैंग्वेज रहेगी, जो भी आप चाहो। आपकी एक रीजनल लैंग्वेज है इसमें, तो इन जनरल ये हिंदी है नॉर्थ इंडियन के लिए, और बाकी साउथ इंडियन है अगर तो उनको कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जो भी जिस भी मीडियम में वो देना चाहें वो उसमें दे सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है वो एक पेपर बी में रहेगी, वो इंग्लिश ही रहेगी। ये दोनों 300 मार्क्स के हैं और ये क्वालिफाइंग है, तो आपको इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है पहले। ऐसा ना हो कि इनमें आप 33% भी नहीं ला पा रहे हो और ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। अगर आपके इनमें 33% नहीं आए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी आगे की। फिर उसके बाद पहला पेपर जो है वो ऐसे का है,
जिसमें 250 मार्क्स का है वो। पेपर 2 जो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, GS1, उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी ये है, ये भी 250 मार्क्स का है। पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ 2 के नाम से है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें भी 250 मार्क्स है। पेपर 4 जो है वो GS पेपर 3 है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 250 मार्क्स। पेपर 5 GS पेपर 4 के नाम से जाना जाता है, जिसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, ये 250 मार्क्स के हैं। उसके बाद पेपर 6 जो है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें पेपर 1 है 250 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 2 है, पेपर 7 के अंदर वो भी 250 मार्क्स का है। तो जो ऑप्शनल है हमारा वो ओवरऑल 500 मार्क्स का है। उसके बाद सब टोटल अगर हम करें तो इनका 750 आ जाएगा, और पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का। तो 2025 जो है ये आपका ग्रांड टोटल बन जाएगा। इसमें से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पे आपको सर्विस अलॉट की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट में चूज़ एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग। तो अगर आपने अभी तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चुना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शनल हैं आपके पास, और वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप किसी भी माध्यम में ले सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का है सारा। उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, ये कुछ है जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है। अब अगर आपको क्राइटेरिया डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ विजुअल इम्पायर्ड सेल वी एज फॉलोज। तो आपको अगर किसी IPS या किसी भी सर्विसेज में कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई के क्या होना चाहिए, किस हाइट वगैरह क्या होना चाहिए, ये सारा आप यहाँ से दे सकते हो। विज़न किसके लिए कितना मांगा गया है। उसके बाद इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी में क्या है कि द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड हु विल हैव before them a record of the candidate's career. The candidate will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview personality test is to assess the personal suitability of the candidate for a career in the public service by a board of competent and unbiased observers. तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपका इंटरव्यू किस चीज़ को लेकर हो रहा है। आपको कोई जज कर रहा है तो वो आपकी मेंटल कैलिवर ये सारी चीज़ें जज करने वाला है, ना कि आपका बुकिश नॉलेज। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर सेक्शन 3 में जो है वो सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन है कि क्या क्या सिलेबस है, आप यहाँ से आप देख सकते हो। प्रिलिमिनरी का सिलेबस दे रखा है कि पेपर 1 में 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें करंट इवेंट रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये सारी चीज़ें। आप पंचायती राज पे एक डिटेल्ड अगर PDF चाहते हो या डिटेल्ड वीडियो भी चाहते हो उसी की, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सूटेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पंचायती राज से क्या है कि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन उठा ही लेते हैं वो पिछले 11 साल में, तो कंपलसरी है कि एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। फिर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये आपको है। जनरल इशूज़ और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इनका एक जनरल वे में आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ जनरल साइंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पेपर 2 है 200 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। तो CSET की हमारी क्लासें चल रही हैं, आप CSET की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे सीरीज़ लेके आने वाले हम अगले कुछ दिनों में। तो आप वहाँ से हमारी CSET की एक प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, और GS की हमारी प्लेलिस्ट चली रही है, तो आप उसमें भी एक बार विज़िट कर सकते हैं। देन डिसीजन मेकिंग, द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स, देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आप देख सकते हो। क्लास 10th लेवल का आपका ये सारा पता होना चाहिए। DI, डाटा इंटरप्रिटेशंस, और फिर चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंटी, ये इसके अंतर्गत है। ये भी 10वीं क्लास तक की ही मांगी गई है मैथ।
उसके बाद पेपर 2 में आपका क्या है कि 33% लाना है, वो फिक्स कर रखा है उन्होंने। फिर इसमें क्या है कि क्वेश्चन विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 2 के, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो दोनों पेपर में आपको अपीयर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 1 में आपने 100 में से 90 कराए और सोच रहे हो कि 180 मार्क्स आ जाएंगे मेरे और पेपर 2 छोड़ देता हूँ मैं। ऐसा मत कर देना भाई, क्योंकि पेपर 2 में अपीयर होना ज़रूरी है और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को भी क्रैक करना ज़रूरी है। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम पार्ट बी है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आप वो यहाँ देख सकते हो। क्वालिफिकेशन पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, और उसका सिलेबस वगैरह देख लो एक बार क्या है। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोज, जिसमें आपके पास कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, प्रेसाइज राइटिंग रहेगी, यूसेज एंड वोकेबलरी रहेगा, शॉर्ट ऐसे रहेगा। तो ये आप देख सकते हो। फिर इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबलरी, शॉर्ट ऐसेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एज एंड वाइस वर्सा। तो आप ये सारी चीज़ें, ये आपके पेपर 1 के टॉपिक्स हैं। उसके बाद पेपर 1 में ऐसे है आपका, जिसमें कैंडिडेट ऐसे लिखेंगे, जिसमें उसके बाद पेपर 3 में आपके पास जीएस पेपर 1 के नाम से जिसे जाना जाता है, वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आप ये सारा डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ पे कि क्या सिलेबस है। ये सिलेबस यार सबको याद होना चाहिए, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी सीएससी में अगर आपको ये सिलेबस याद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। अगर आपको ये सिलेबस याद नहीं है तो आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं। सीरियस कैंडिडेट बनिए, थोड़ा ये सिलेबस याद रखिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप न्यूज़पेपर में से अपने काम की चीज़ें निकाल पाओगे। वरना आप न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको पढ़ना क्या यही नहीं पता है। तो सिलेबस जो है वो आपको बिल्कुल माइंड में रखा होना चाहिए, और आपके फिंगर्स की टिप्स पे होना चाहिए सिलेबस का हर पॉइंट। फिर पेपर 2 में आपका ये पेपर 2 का सिलेबस है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन है। ये उनका डिटेल्ड है कि गवर्नेंस में क्या चीज़ें आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बस यही तो है यार, जिसको ये सिलेबस याद है उसको पता है कि पेपर कहाँ से बनता है और वो निकालता भी है पेपर। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी ध्यान रखना है। सेलिएंट फीचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये आप पढ़ सकते हैं सारा। पेपर 4 का दे रखा है, जिसको हम जीएस पेपर 3 के नाम जानते हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इनका डिटेल सिलेबस देख लो। पेपर 5 देख लो। पेपर 5 में जीएस पेपर 4 के नाम से जाना जाता है, इथिक्स है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। तो आप ये पेपर 4 का सिलेबस देख सकते हो। फिर है हमारे पास पेपर 4 एंड पेपर 7, वो सॉरी पेपर 6 एंड पेपर 7। तो जिसमें हमारे पास है ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड रेलिवेंस, फिर पेपर 2। तो ये आप अब डिटेल जो है वो देख सकते हो यहाँ से, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं यहाँ से उनका सिलेबस दिया हुआ है। अब आप जिस भी पेपर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उसको अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो। इन जनरल होता क्या है कि कैंडिडेट जो भी अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं वो उन्हीं में से कोई जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है वो उसी में से अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेता है। पर जो कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कुछ कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन सीरियस नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो उसके हिसाब से अपना अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि अभी सोशलॉजी है, एंथ्रो है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये ऐसे जनरल सब्जेक्ट हैं जिनको लगभग सारे कैंडिडेट ले लेते हैं, तो आप इनमें से देख सकते हो। पर इसमें भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्कोर करना है अच्छा खासा, तो वो आप उस तरह से डिसाइड करें। सबसे पहले उसका सिलेबस देखें, उसकी 10th से लेके 11th और 12th की उसकी एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप उनमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसको ऑप्शनल लीजिए, वरना आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ ही जा सकते हैं। एटलीस्ट उसमें आपके पास कुछ ना कुछ होगा लिखने को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है सारा, इसको स्किप करना ही ठीक रहेगा। ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, ये सारा ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आता है तो। वही यार, बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपनी पढ़ाई में।
हमारी 2 स्ट्रेटेजी वीडियो डली हुई हैं सी सेट और जीएस की। अगर आप अभी अपनी पढ़ाई में किसी काउस में हैं तो आप वो एक बार जाके देख सकते हो वहाँ से। अगर आपकी पढ़ाई एक शेड्यूल्ड वे में नहीं हो रही है तो आप वहाँ से अपनी हमारी जो है स्ट्रेटेजी वीडियो एक बार देख सकते हो। उसमें आपके पास एक डायरेक्शन होगा कुछ करने के लिए। स्टैटिक्स ये भी सब ऑप्शनल हैं। हाँ, ये इस तरह का कुछ पेपर रहेगा तो आप ये अभी से देख सकते हो कि क्या होने वाला है। कुछ पहले पेज पे इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे। उसके बाद ये कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। फिर ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनेशन टू राइट, तो ये आपको देखना है अगर आप इन सब चीज़ों में आते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द पर्सन विद स्पेशलाइज्ड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S of RPWD 2016 but not covered under the definition of section 2R of the said act, that is the person having less than 40% disability and having difficulty in writing। तो आप इस तरह का एक लेटर दे सकते हो अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यूपीएससी विल अरेंज समथिंग फॉर यू। उसके लिए आपको ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही है यार। थैंक यू गाइस, बस लगे रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप राह यूपीएससी को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बार हम लोगों की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। सी सेट और जीएस की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, आप उन प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।